हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का ये हमारा 5th वीडियो है या 5th लेक्चर बोलोगे आप इसे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुग़लों के पतन को। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम मुग़लों के पतन को कम्प्लीटली इसी वीडियो में ख़त्म कर दें। हालांकि टॉपिक बड़ा विस्तृत है, लेकिन मुग़लों के पतन का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, हमें इसे समझना पड़ेगा कि मुग़लों का पतन हमको धीरे धीरे अंग्रेज़ों का उत्थान दिखाएगा। हमें दिखेगा कि जैसे मुग़ल कमज़ोर पड़ रहे हैं, वैसे वैसे अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत बन रही है भारत में। और आपको बता दूं कि अंग्रेज़ जब भारत आए थे, मैंने पहले भी बताया था कि मुग़ल भारत में सबसे बड़ी पावर थे। तो मुग़लों का जब पावर लॉस हो रहा है, पावर जैसे मुग़लों की ख़त्म होती जा रही है, तो अंग्रेज़ किस तरीके से भारत में या मुग़लों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, मुग़लों पर अपनी पकड़ बनाएंगे, वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा समय था जब मुग़लों पर अंग्रेज़ों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया, वो देखने लायक होगा। ये मुग़लों के पतन में ही हमें दिखता है। तो बेसिकली हम लोगों ने जब पुर्तगाल शुरू किया था, पुर्तगाली शक्ति पढ़ा था, पुर्तगालों के बाद डच, फ्रांसीसी वगैरह हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने लास्ट में ब्रिटिशर्स को शुरू किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ही लेके हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चलता है। तो ब्रिटिशर्स को शुरू करके हम लोग यहाँ मुग़लों के पतन में पहुँचे हैं। तो बेसिकली मुग़लों का पतन टॉपिक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंग्रेज़ों का टॉपिक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि इसमें बीच में हमें अंग्रेज़ों की ऐसी एंट्री दिखेगी जहाँ पे हमें दिखेगा कि अंग्रेज़ कहाँ पर मुग़लों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर चुके हैं। यह कह सकते हैं कि दिल्ली पे जब उनका कब्जा हो गया, ठीक है, दिल्ली की गद्दी या दिल्ली की पूरी पॉलिटिक्स पे जब अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, वो हमें इसी टॉपिक में दिखेगा, मुग़लों के पतन में। तो मुग़लों के पतन को हम लोग बेसिकली वैसे पिछली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे। औरंगजेब की डेथ हुई और उसके बाद उसके 3 बेटों में राज्य को लेके झगड़ा हुआ, और उसमें से एक फिर गद्दी पे बैठा जिसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। उससे पहले आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि औरंगजेब के वैसे बेसिकली 4 बेटे थे। 3 का नाम सिर्फ इसलिए लिया था कि 3 का ही इन्फ्लुएंस दिखता है हमको, आपस में टकराव दिखता है। जो एक बेटा और था, उसका नाम था, चौथा जो बेटा था औरंगजेब का, उसका नाम था अकबर। वो अकबर सेकंड भी बोल सकते हो उसको। वो बहुत छोटी उम्र में, यानी कि युद्ध भूमि में वो मारा गया था, बहुत पहले मारा गया था, तो उसका जिक्र कहीं पे आता नहीं है, उसका जिक्र मैंने भी नहीं किया। लेकिन औरंगजेब के जो बेटे थे, आखिरी में 3 बेटे थे, तो जाने से पहले औरंगजेब ने ये सोचकर कि उसके तीनों बेटों में लड़ाई ना हो जाए राज्य को लेके, सल्तनत को लेके, तो उसने जाने से पहले एक वसीयत लिख दी थी। और वसीयत में उसने अपना उत्तराधिकारी मुख्य रूप से बहादुर शाह को चुना था, अपने बड़े बेटे को चुना था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी औरंगजेब की डेथ के बाद तीनों में लड़ाई हुई और फिर कोई एक गद्दी पे बैठा हो। कैसे क्या पूरा घटनाक्रम है उसको हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टॉपिक को रुचिकर बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या कह सकते हैं कि टॉपिक को अच्छे से खोल के समझ में आने के लिए मैं आपको कुछ वंशावली पहले मुग़लों की पूरी बता देता हूँ। यहाँ पर मुग़लों के पतन में हमें कौन कौन राजा एक के बाद एक दिखेगा आता हुआ, और फिर मैं उनकी वंशावली यहाँ पर खोल के दिखाऊँगा आपको। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले वंशावली को देख लेते हैं कि कौन किसके बाद राजा बना। देखो, औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब, इसके बाद जो पहला राजा बना वो बना था इसका बड़ा बेटा बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदर शाह राजा बना, जहांदर शाह। जहांदर शाह के बाद फर्रुखसियर बादशाह बना। फर्रुखसियर के बाद अगला बादशाह बना आपका रफ़ी उद रज़्ज़ाक़। रफ़ी उद रज़्ज़ाक़ के बाद बना रफ़ी उद दौला। फिर बना आपका मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद आपका अगला राजा बना अहमद शाह। के बाद बना आपका आलमगीर। आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के बाद बना आपका शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड के बाद आपका शाह आलम सेकंड शासक बनता है। फिर अकबर सेकंड, और फिर बहादुर शाह सेकंड,
ठीक है, जैसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया राजाओं का क्रम, जो मुगलों के पतन के दौर में या औरंगजेब के बाद जो राजाओं का क्रम रहा है, जो शासक बने, ठीक है। ये साइड में रहेगा ताकि हम बीच में यहाँ पर चीज़ों को समझते रह सकें, उसको मैं कोशिश करूँगा कि वो वहाँ से ना हटाऊँ। और अब लोग हम जरा वंशावली देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन है, क्या है, किसका किससे क्या कनेक्शन है, क्योंकि इससे हमारा टॉपिक थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। तो औरंगजेब से हम कहानी शुरू कर रहे हैं। औरंगजेब के 3 बेटे थे, 4 थे, एक पहले गुजर गया था, हम 3 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहला जो बेटा था इसका नाम था बहादुर शाह फर्स्ट। बेसिकली इसका नाम मुअज्जम था, मुअज्जम ही बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठता है, ठीक है। ये नाम इसलिए लिखा क्योंकि यही हमें याद रखना है। दूसरा जो था उसका नाम था आजम, वैसे मोहम्मद आजम इसका नाम था, इसका नाम था काम बख्श, ठीक है। ये 3 बेटे थे। बहादुर शाह का जो बेटा हुआ उसका, बहादुर शाह के 3 बेटे हुए, एक का नाम था जहांदर शाह, ठीक है। दूसरे का नाम था अजीम उस शान, और तीसरे का नाम था रफ़ी उल कद्र, ठीक है। तो बहादुर शाह के 3 बेटे हुए। जहांदर शाह के बेटे को हम आगे देखते हैं। जहांदर शाह के बेटे का नाम था आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड के बेटे का नाम था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के पुत्र का नाम था अकबर सेकंड। और फिर जो अगला हमको यहाँ पर दिखता है बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। ये तो थी बहादुर शाह और उसके बेटे, फिर जहांदर शाह की वंशावली। इधर अजीम उस शान का एक बेटा हुआ जिसका नाम था फर्रुखसियर, ठीक है। ये इसका पुत्र है। रफ़ी उल कद्र के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था रफ़ी उद रज़्ज़ात और एक का नाम था रफ़ी उद्दौला, ठीक है। तो ये इसके 2 पुत्र हैं, इनका जिक्र अभी आएगा। काम बख्श के बेटे का नाम था शाहजहां, और जब ये गद्दी पे बैठा था तो शाहजहां थर्ड के नाम से बैठा था। सेकंड कौन होगा उसका भी देखेंगे। शाहजहां थर्ड के पुत्र का नाम था जहां शाह। जहां शाह, ध्यान रखना, ये जहांदर शाह है, जहां शाह है, ध्यान रखना। जहां शाह के बाद उसका पुत्र हुआ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद जो अगला शासक हमको दिखता है वो था अहमद शाह, ठीक है। तो ये वंशावली मैंने पूरी खोल के दिखा दी है। इसमें आपको दिखेगा कि इसके पुत्रों की श्रृंखला दिखी है उसकी, इसके भी हैं, लेकिन इसका कोई हमको कोई जिक्र ही नहीं आएगा। ये बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पे जब ये ख़त्म हो जाएगा मोहम्मद आज़म, तो उसके बाद ये कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। आपको पता ही है कि पहला जो शासक बना वो बहादुर शाह फर्स्ट बना है, मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद देखिए जहांदर शाह अगला शासक बना सेकंड, ठीक है। जहांदर शाह के बाद अगला शासक कौन है, फर्रुखसियर, यानी कि थर्ड है, इसे हम तीसरे नंबर पे देख रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो कराने का एक रीज़न है इसका ये है कि जो मुगलों का जो पॉलिटिकल लॉस दिख रहा है हमको इंडिया में, या हमें जो राजनीतिक पतन दिख रहा है, उसके साथ हमको उनको पारिवारिक पतन दिखेगा कि कितना उलझा हुआ मामला है, कौन किसके बाद राजा बनेगा किसी को नहीं पता, कुछ फिक्स नहीं है। और उसके अंदर की कहानियों को तो खैर हम इसके अंदर देखेंगे ही, पर अभी हम देख रहे हैं कि क्या ओल झुलूल यहाँ पे मामला होने वाला है। पहला, दूसरा, ये तीसरा शासक बना, तीसरे के बाद ये चौथा बनता है और ये 5वां शासक बना। 5वें के बाद मोहम्मद शाह अगला शासक हुआ,
और मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक अहमद शाह हुआ। अहमद शाह के बाद फिर 8वां शाहजहां थर्ड हुआ। शाहजहां थर्ड के बाद सारा मामला फिर इधर निकल के आ गया 10वां, 11वां और 12वां। ये हमें यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख गई। सारे जो शासक मैंने यहाँ पर उतारे हैं, इसको भी आपने उतारा होगा, इसको भी उतारिए, देखते हैं मामला। तो ये जो सारी उलझन है इसको हम समझेंगे अभी। इसको आपने आई एम श्योर उतार लिया होगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ और हम बहादुर शाह को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, वंशावली हम लोगों ने देख ली है, अब हम बहादुर शाह को देखते हैं। तो बहादुर शाह के बारे में इसका असली नाम देखिए पहले। तो इसका असली नाम है मुअज्जम। क्या है? मुअज्जम। मुअज्जम इसका असली नाम है। तो मुअज्जम साहब जो थे, ये इनके 2 भाई और थे, कामबख्श और मोहम्मद आज़म। तो पहले तो इसने मोहम्मद आज़म को हराया, आज़म को इसने परास्त किया। उसके बाद इसने एक जगह पड़ती है जाजाऊ, जाजाऊ का युद्ध हुआ था। जाजाऊ के युद्ध में इसने कामबख्श को हरा दिया। दोनों को हरा के, दोनों की हत्या करके उसके बाद इसने गद्दी प्राप्त की थी मुअज्जम ने। तो जाजाऊ के युद्ध में कामबख्श को हराया। तो मुअज्जम इनका असली नाम हुआ करता था। फिर जब इन्होंने युद्ध जीत लिए उत्तराधिकार का, उसके बाद ये बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से ये गद्दी पे बैठे। और मुअज्जम के कुछ उपाधियां भी हमको दिखती है, जैसे कि इन्होंने एक उपाधि धारण की थी शाह आलम की, शाह आलम उपाधि धारण की थी इन्होंने। ठीक है, एक और उपाधि है, तो हम इन्हें शाह आलम फर्स्ट बोल देते हैं, क्योंकि हमको दिखा था कि वंशावली में शाह आलम सेकंड भी आया था। ठीक है, तो सेकंड आया था, इसलिए हम इनको फर्स्ट बोल देते हैं। तो ये एक नाम, ये नामों की श्रृंखला दिखती है यहाँ पर। बहादुर शाह फर्स्ट, असली नाम मुअज्जम था, शाह आलम की उपाधि एक्स्ट्रा एक और धारण की थी, और एक नाम और इनको मिलता है जो था कि शाह ए बेखबर, और ये नाम दिया था इनको खफी खां ने। तो खफी खां ने इनको शाह बेखबर की उपाधि दी थी। असल में क्या था कि बहादुर शाह शासकीय कार्यों के प्रति अत्यधिक लापरवाह था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, अपने पद को लेके कई मामलों में वो लापरवाह था, तो नाम पड़ गया उसका शाह ए बेखबर। ये खफी खां ने दिया था। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बेसिक से नाम की बात हो गई। मुअज्जम, शाह आलम, शाह बेखबर किसने उपाधि दी थी, ध्यान रखना। बहादुर शाह के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, 63 साल की एज में ये बादशाह बना था। 63 ईयर्स ओल्ड था ये जब ये बादशाह बना। तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि सबसे अधिक उम्र में शासक बनने वाला ये बादशाह थी को। खैर, एक बात और है कि ये आखिरी शासक था, इसके बारे में बोला जाता है कि आखिरी शासक था जिसने अपने प्रशासनिक शक्तियों का पूरा प्रयोग किया। आखिरी शासक था जो अपनी प्रशासनिक शक्तियों का पूरा यूज कर पाया। और इसके बारे में क्या है कि एक नाम आप ध्यान रख लीजिए, अभी आगे भी इसका जिक्र होगा, बंदा बहादुर। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और गुरु गोविंद सिंह जी के बाद अगला जो गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हुई, तो उसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों की कमान संभाल ली। सिखों की कमान संभाली थी बंदा बहादुर ने। तो अब हुआ क्या कि इस हिसाब से सिखों के 10वें गुरु के बाद बंदा बहादुर को हम 11वां कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था कि अपने रहते हुए गुरु पद को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उनको ये भरोसा भी नहीं था कि आगे जाके गुरु पद किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना चला जाए जो सिखों को किसी और ही दिशा में ले जाए। तो अपने टाइम पीरियड में इन्होंने गुरु तख्त को ख़त्म कर दिया, और इसके बाद जो आगे की सारी सिख जो लोग थे, इनके सामने एक पुस्तक रखी जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। उसी को सिखों का अब गुरु घोषित कर दिया कि 10वें गुरु के बाद अब गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के गुरु हैं, उसी को लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बंदा बहादुर यहाँ पर हमको दिखता है सिखों का नेतृत्व करते हुए। तो सिखों का ये धार्मिक प्रमुख नहीं है, ये धार्मिक नेता नहीं रहा जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो गुरु गोविंद सिंह ये 2 टाइप के नेता थे सिखों के, 2 टाइप के लीडर थे। एक तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल, मुगलों के साथ इनके पंगे थे ही। ठीक है, पॉलिटिकल रूप से इन्होंने सिखों को कलेक्ट कर रखा था। और दूसरा ये धार्मिक गुरु भी थे,
हमने जैसे जाना है कि ये सिखों के 10वें गुरु थे, इससे पहले 9 और हुए। जैसे पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव था, तो ये सिखों के धार्मिक गुरु भी थे और राजनीतिक गुरु भी थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने धार्मिक रूप से एक चीज़ की घोषणा कर दी थी कि अब 10वें गुरु के बाद अब गुरु पद नहीं है, गुरु पद को समाप्त कर दिया इन्होंने, तो गुरु गोविंद सिंह का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था बंदा बहादुर, बड़ा वीर पराक्रमी सिख योद्धा था, तो इसने कमान संभाली। तो ये सिखों का राजनीतिक लीडर, पॉलिटिकल लीडर बन गया, क्योंकि धार्मिक तो बन नहीं सकता ना, धार्मिक तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पद ही खत्म कर दिया। तो ये सिखों के अगले लीडर बने, ठीक है, ना कि अगले गुरु। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बंदा बहादुर का जो विद्रोह हुआ था वो बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पीरियड में हुआ था, और ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। बड़ा परेशान किया इन्होंने मुगलों को, ठीक है, कई मोर्चों पे हराया, कई जगह पे इन्होंने परेशान किया। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टिप्पणी के साथ हम बहादुर शाह फर्स्ट को ख़त्म करते हैं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण राइटर हैं आपके सामने, सिडनी। सिडनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है कि बहादुर शाह फर्स्ट वो आखिरी मुग़ल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए, अब समझ लीजिए वो क्या कहना चाह रहा है। बहादुर शाह आखिरी मुग़ल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं, यानी कि मुग़लों के पतन के दौर में भी सिर्फ एक ये था जिसके बारे में कुछ खास बोला जाता है। खास क्यों बोला जा सकता है? क्योंकि ये बादशाह के पद पर बादशाह की तरह बैठा था, इसके पास सारी पावर्स थी, लेकिन उसके बाद तो सारे पपेट्स हमको दिखते हैं। तो इसलिए सिडनी ये एक लाइन बोलता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा सिडनी को, ठीक है। जो इसने बोला मैं आपको बोल चुका हूँ कि बहादुर शाह फर्स्ट आखिरी मुग़ल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी कि कुछ किया इसने, कुछ था इसके अंदर, है ना, मुग़लों वाली बात थी। उसके बाद तो सारे हमें बेकार के ही शासक दिखते हैं। तो ये तो हो गया। जहांगीर शाह, जहांगीर शाह का नाम देख लीजिए। सबसे पहले तो जहांगीर शाह को बोला जाता है लंपट मूर्ख। अभी क्यों मूर्ख है, इसको मूर्ख क्यों बोला गया, क्या कारण थे, उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जहांगीर शाह के जो भाई थे, मैंने बताया था वंशावली में बताया था कि बहादुर शाह फर्स्ट के जो है 3 बेटे हुए थे। एक जहांगीर शाह था और एक अजीम उस शान था और एक रफ़ी उल कद्र, ठीक है। तो उन दोनों की हत्या करके जहांगीर शाह गद्दी में बैठा था। इसकी जो हेल्प की थी एक व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था जुल्फी खां। जुल्फी खां एक दरबारी था, उसकी सहायता से इसने अपने दोनों भाइयों की हत्या की और उसके बाद इसने गद्दी प्राप्त की। अच्छा, इसको एक उपाधि मिली हुई है लंपट मूर्ख। मूर्खता वाली बात क्या है, देखो क्या होता है कि जहांगीर शाह का जो है एक महिला से एक अफेयर चलता है इसका, और महिला का नाम था लाल कुंवारी। लाल कुंवारी जो कि एक वैश्य थी, प्रोस्टिट्यूटर। तो लाल कुंवारी एक वैश्य थी और इसके साथ इनका अफेयर चल रहा है। अब समस्या ये है कि हमको दिखता है जहांगीर शाह के समय में, हमको दिखता है, आप बिल्कुल नोट करते चलिए कि कहाँ पे मुग़लों की कहाँ से कैसे डाउन होते चले जा रहे हैं। जहांगीर शाह के टाइम पीरियड में मुग़लों का नैतिक पतन दिख रहा है हमको। नैतिक, आप समझ रहे हैं ना, नैतिकता, है ना, देखो कहाँ फंस गया। तो नैतिक पतन भी हमें जहांगीर शाह के टाइम पीरियड में दिख रहा है। और जो श्रेष्ठता थी मुग़लों की, जो उच्चता थी, प्रशासनिक उच्चता, एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऊंचाई थी इनकी, वो नीचे जाते हुए दिखेगी। कैसे कि लाल कुंवारी नामक वैश्य से इनका जो है अफेयर चल रहा था, और प्लस क्या होता है कि इनके जो भाई लोग थे, लाल कुंवारी के जो भाई लोग थे, इसके भाइयों को क्या कर दिया, ऊंचे ऊंचे मनसब दे दिए। ऊंचे मनसब, मनसब का मतलब मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि ये रैंक होता था, ऑफिसर रैंक होता था। कितना ऊंचा मनसब मिल रहा है उतना ऊंचा ऑफिसर होता था, रैंक टाइप का था। तो ऊंचे मनसब इसके भाइयों को दे दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनसे प्रेम करते थे। तो अब देखिए कि अब चाहे वो किसी काम के ना हो, मक्कार हो, है ना, उनको ऊंचे मनसब देना, यहाँ पे हमें दिखता है कि इनका प्रशासनिक जो उच्चता थी वो गर्त में चली गई, गड्ढे में चली गई। जो ऊंचाई, जो श्रेष्ठता मुग़लों की मानी जाती थी वो गड्ढे में चली गई, ठीक है। और नैतिकता का पतन तो दिख ही रहा है कि बादशाह जो है एक वैश्य के साथ जो है अफेयर में चल रहे हैं। खैर, ये सब चीज़ें हैं जहांगीर शाह के बारे में। अब होता क्या है कि ज़्यादा समय तक ये शासन कर नहीं पाता, फिर ऐसे व्यक्ति ज़्यादा टिकते कहाँ हैं, है ना, या कोई इन्हें टिकने नहीं देता। तो 1712 में ये शासक बने थे और 13 में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब 13 में इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, एक साथ मैं इसके साथ ये भी बता दूँ, अच्छा बहादुर शाह फर्स्ट का शायद मैं नहीं बता पाया, 1707 से 1712 तक ये बादशाह रहे, ठीक है। उसके बाद फर्रुखशियार अगला शासक बना, जो कि 1713 से, एक नाम आप याद कर लीजिए, सैयद बंधु।
सैयद बंधु, जिनको बोला जाता था, एक इनको उपाधि मिली हुई थी सैयद बंधुओं को, किंग मेकर, राजा बनाने वाले, है ना, राजा बनाने वाले या किंग मेकर बोला जाता था सैयद बंधु को। हालांकि ये वाली कहानी पिछले बादशाह से ही शुरू हो चुकी थी। जुल्फी खान ने जहांदर शाह को राजा बनवाया था, हेल्प की थी उसको, उसके दोनों भाइयों को मरवा के राजा बनने में, गद्दी प्राप्त करने में जुल्फी खान ने हेल्प की थी। तो जो किंग मेकर वाली जो अवधारणा थी वो जुल्फी खान या जहांदर शाह के टाइम पीरियड से ही चल पड़ी थी, लेकिन इसको स्थापित करने का काम सैयद बंधुओं ने किया, जब ये एक के बाद एक अपनी मर्जी से राजा बदलने लगेंगे। देखो उसके लिए क्या होता है, ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है। तो फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं की सहायता, दो भाई थे ये, एक का नाम था सैयद अब्दुल्ला और एक का नाम था हुसैन अली। बंधु यानी भाई, तो सैयद भाई थे दोनों के दोनों, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला। तो इन सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियार क्या करता है, जुल्फी खां की भी हत्या करवा देता है और जहांदर शाह को भी मरवा देता है। ठीक है, दोनों को निपटा के फिर फर्रुखसियार गद्दी पे कब्जा करता है। ठीक है, फर्रुखसियार कौन था, फर्रुखसियार था अजीम उस शान का बेटा। अभी अजीम उस शान कौन है, इसलिए आपको यहाँ पर वंशावली समझाई थी कि देखो एकदम से वंश चेंज हो गया, इधर बहादुर शाह वाली सीरीज से उधर की तरफ चला गया मामला। तो अजीम उस शान का बेटा था फर्रुखसियार। ये कौन था, उसको देखने के लिए आपको वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, उसको आप देख सकते हैं फिर से। तो अजीम उस शान का बेटा था और सैयद बंधुओं की सहायता से इसने जुल्फी खां और जहांदर शाह की हत्या करवा के गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, अच्छा, इसको एक उपाधि दी गई है, फर्रुखसियार को बोला जाता है घृणित कायर। कायर, घृणित कायर क्यों बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि फर्रुखसियार बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी था। ठीक है, बहुत जालसाज और चालबाज था, तो इसलिए इसको एक उपाधि दी गई क्या, घृणित कायर की। तो इसको ज़रा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक तो घृणित कायर इनका उपाधि हो गई, जैसे इनकी थी लंपट मूर्ख जहांदर शाह की, और इनकी थी शाह ए बेखबर। ठीक है, जिन सैयद बंधुओं ने, सैयद भाइयों ने इनको गद्दी दिलवाई, फिर उनको जो है इन्होंने सैयद अब्दुल्ला और हुसैन अली, इन दोनों भाइयों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान कर दिए। सैयद अब्दुल्ला को दिया इन्होंने वजीर का पद और हुसैन अली को मीर बख्शी का। मीर बख्शी, मुख्य सेनापति को मीर बख्शी बोला जाता था। ठीक है, और वजीर तो आप जानते ही है। ठीक है, राजा के बाद इसी का नंबर आता था, जो जिसके पास सारी पावर्स होती थी। और फर्रुखसियार के टाइम पीरियड में भी ये रहा कि सैयद बंधुओं ने इनको हेल्प की फर्रुखसियार को बादशाह बनने में, तो इसलिए इन दोनों के हाथ में काफ़ी पावर्स थी। ठीक है, और इसी के टाइम पीरियड में, फर्रुखसियार के टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो बंदा बहादुर, जो पिछले कई सालों से मुगलों की नाक में दम किए हुए था, आपको पता है कि बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पीरियड में आ चुका था वो परेशान करने, बंदा बहादुर को फर्रुखसियार के टाइम पीरियड में पकड़ लिया गया। 1715 में इन्हें कैप्चर किया गया, पकड़ लिया गया, और कड़ी यातनाएं देने के बाद 1716 में इनकी हत्या कर दी गई। बहुत यातनाएं दे करके इनकी 1716 में हत्या कर दी गई, 15 में इनको पकड़ा गया। तो ये एक कहानी भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों, ये सैयद भाई हैं जो दोनों के दोनों, इनको ऊंचे पद दे दिए, सब दे दिया, सब ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है जब उब जाता है आदमी कि यार मैं बादशाह हूँ और मैं इनके हिसाब से कैसे चलूँगा, मैं क्यों चलूँ। अब गद्दी मिल चुकी है उसको, तो अब तो वो अपने बारे में भी सोचेगा। तो कुछ टाइम बाद उसको महसूस होता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है मेरी पावर को या मेरे जो रुतबे को, तो वो इन दोनों को ख़त्म करने की सोचता है। फर्रुखसियार इन दोनों को मरवाने की सोचता है। कहा था ना घृणित कायर है, मतलब षड्यंत्रकारी था एकदम। तो फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं को मरवाने का प्लान बनवाया, लेकिन होता क्या है कि उससे पहले सैयद बंधुओं को इसकी भनक लगती है और सैयद बंधु खुद क्या करते हैं, फर्रुखसियार की हत्या करवा देते हैं। रात को सो रहा था, रात को इसका काम तमाम कर दिया। ठीक, अच्छा, फर्रुखसियार के बारे में एक और ध्यान रखिए, इसको एक और उपाधि दी गई है, साहिर ए ममलूक। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये उपाधि है। ठीक है, जैसे घृणित कायर बोला जाता है, ऐसे साहिर ए ममलूक बोला जाता है इसको, फर्रुखसियार को। तो ये तो था फर्रुखसियार। अब सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियार की हत्या कर दी है, तो देखते हैं अब क्या होता है इसके बाद।
क्या होगा? सिंपल सी बात है, सैयद बंधु ने हत्या करवाई। अब सैयद बंधु, क्योंकि मैंने बोला किंग मेकर की भूमिका में है, राजा बना रहे हैं, तो उन्होंने फिर रफ़ी उद रज़्ज़ाक़ को शासक बनाया। ठीक है, रफ़ी उद रज़्ज़ाक़ को शासक बनाया और ये फरवरी 1719 में शासक बना था और सिर्फ जून तक ये टिक पाया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि ये सबसे कम समय तक बादशाह रहा। जितने भी मुगल शासक हुए उनमें सबसे कम समय तक बादशाह रहने वाला कौन था? रफ़ी उद रज़्ज़ाक़। ठीक है, ऐसा हुआ क्योंकि इसे राजा तो बनाया सैयद बंधुओं ने बनाया था, सैयद भाइयों ने, लेकिन इसकी जो डेथ हुई वो हुई क्षय रोग से। क्षय रोग जिसे टीबी भी बोला जाता है, टीबी से इसकी डेथ हो गई थी जल्दी से, तो इसलिए नहीं टिक पाया। उसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने, सैयद भाइयों ने फिर अगला शासक बनाया रफ़ी उद दौला को। देखो, अब मुगल खुद शासक नहीं बन रहे, योग्यता की कोई तो सीमा ही नहीं है। अब हो क्या रहा है कि सैयद बंधुओं को जो अपने लायक दिखता है, जिनसे वो काम निकाल सकते हैं, जिनसे वो काम करवा सकते हैं, जिनके रहते उनकी पावर उनके हाथ में रहेगी सैयद बंधुओं के, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको राजा बना रहे हैं। ठीक है, और अयोग्य शासक हैं, बिल्कुल बेकार के, है ना। अब इसके टाइम पीरियड, इसके समय में भी यही हो गया कि जून 1719 में शासक बना और सितंबर तक ये शासक रहा सिर्फ। ठीक है, सितंबर पूरा जिया, इसकी भी जल्दी डेथ हो गई, ये भी बीमार पड़ गया। ठीक है, और इसकी डेथ हुई अतिसार से, उससे इसकी डेथ होगी। अकबर की डेथ भी इसी रोग से हुई थी। ठीक है, तो रफ़ी उद दौला का भी एक छोटा सा शासनकाल दिखता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो एक व्यक्ति अपने को बादशाह बनाता है जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह गद्दी पे कब्जा कर लेता है और मोहम्मद शाह, जिसे एक नाम और दिया जाता है रंगीला बादशाह, तो इसने विद्रोह करके गद्दी कब्जा ली और सैयद बंधुओं को इसने मरवा दिया, सैयद बंधुओं को ख़त्म करवा दिया इसने, क्योंकि इससे पता था सारी कहानी कि इन लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब शुरू हुई तो उसके बाद देखते हैं हम लोग मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोहम्मद शाह को हमें देखना पड़ेगा अलग से। ये 1719 से 1748 तक ये शासक रहा। अच्छा खासा शासनकाल मिल चुका है और ये भी एक ठीक बादशाह कह सकते हैं, लेकिन इसके टाइम पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसने जो है इस पे काफ़ी कलंक लगा दिया। अब देखो क्या होता है, इसे एक उपाधि हम देख लेते हैं, रंगीला बादशाह। रंगीला इसलिए क्योंकि भोग विलासी बहुत ज़्यादा, नाच गाना, ये सब चीज़ें, नाच गाना देखना, आराम फरमाना, बस इसका यही था। कुछ खास ये शासकीय कार्यों में भी रुचि नहीं लेता था, तो बहुत अय्याश किस्म का एक शासक था, तो इसलिए इसको रंगीला बादशाह बोला गया है मोहम्मद शाह को। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला इसको बोला जाता है। अच्छा, इसके टाइम पीरियड पे एक चीज़ हुई थी, क्या? एक आक्रमण हुआ था शासक जिसका नाम था नादिर शाह। ये ईरान का था, ये ईरान का शासक था। ठीक है, ईरान, जिसका अन्य नाम आपने सुना होगा फारस या पर्शिया, ये तीनों एक ही देश के नाम है, ध्यान रखना। पर्शिया, फारस ये पुराने नाम है, ईरान आज का नाम है। ठीक है, हम लोग फारस बोलते थे और पर्शिया जो बोलते थे वो उधर के यूनान के, रोम के लोग जो है पर्शिया बोला करते थे इसको। तो ईरान का शासक या पर्शिया का शासक या फारस का शासक नादिर शाह आता है और इसने अटैक किया था इंडिया पे, भारत पर आक्रमण किया था इसने 1739 में। ठीक है, दिल्ली पर यह अटैक किया था इसने। ऐसा हुआ क्यों, कहाँ से आया? इसकी एक बड़ी रोचक कहानी है ना। और कहते हैं कि 4 लाख लोगों को भारत में नादिर शाह ने कत्लेआम कर दिया था। 4 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है उस समय के हिसाब से, उस ज़माने के हिसाब से। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ तक जा चुकी है और उस समय जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस समय हमारी जनसंख्या कुछ 35-40 करोड़ के आसपास थी। जब भारत आज़ाद हुआ था यानी कि 1947, तब हमारी 35-40 करोड़ कुल जनसंख्या थी। और ये तो हमारा समय चल रहा है 1700 कुछ का। उस समय हमारी जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से 4 लाख तो बहुत बड़ा कत्लेआम है। हालांकि इतिहासकार इसको बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, पर कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग जो है नादिर शाह के द्वारा कत्लेआम किए गए। ये बात सच है। हुआ क्या था कि देखो, ईरान का शासक था ये। जब ईरान का शासक बना तो उसके बाद इसका एक सपना था कि यार भारत जो सोने की चिड़िया है,
उस चिड़िया का एक पंख मुझे भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। एक पंख का मतलब है कि भारत को लूटना चाहता था, है ना, यहाँ की अकूत संपत्ति पर इसकी नज़र थी। अब ऐसे कैसे अटैक कर दे, उसके लिए इसने कुछ चीज़ें सोची थी। देखो, पहली बात तो ये है कि इसे ये चीज़ पता लग चुकी थी कि भारत में जो मुगल सल्तनत है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। अब उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो किसी को रोक सके, किसी आक्रमणकारी को या मुझे रोक सके। तो ये चीज़ इसको पता लग चुकी थी, पहली तो ये थी। दूसरा क्या था कि अब इसे वजह चाहिए थी कि भारत पर किस तरीके से अटैक करे, क्यों अटैक करे। तो इसे वजह मिली क्या कि इसका जो पंगा था, ईरान का जो ये शासक था नादिर शाह, इसका पंगा था अफगानियों के साथ। अफगान में कुछ समुदाय थे, कुछ समूह थे जो नादिर शाह के विद्रोही थे। नादिर शाह ने अफगानिस्तान पे अटैक किया। उसके दो रीज़न थे कि अफगानिस्तान पे कब्जा करना, प्लस उसको पता था कि अफगानिस्तान के लोग जब भाग के जाते हैं तो दिल्ली जाते हैं, यानी कि भारत में ही शरण लेते हैं। और फिर इसके पास एक अच्छी वजह होती कि देखो भाई, तुमने मेरे विद्रोहियों को अपने यहाँ आने दिया, अपने यहाँ शरण दी, अब तो इसके पास एक अच्छा मौका या अच्छी वजह है कि भारत पे अटैक कर सकता है। तो इसने अफगानिस्तान को जीता। अफगानिस्तान पर अटैक करते करते ये आगे आया, काबुल अफगानिस्तान जीतता हुआ ये आगे आ गया और इसने पेशावर जीता, पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आया ये लाहौर तक आते आते मोहम्मद शाह रंगीला को इसके लोग बोल रहे हैं कि देखो उधर से अटैक हो चुका है, एक नादिर शाह नाम का आदमी आया है ईरान से, तो ये सब चीज़ हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला का केवल एक ही कहना था, कहा जाता है कि बोलता है हर समय एक ही बात बोली इसने कि दिल्ली अभी दूर है ना, दिल्ली अभी इसकी पहुंच से दूर है, ऐसा कुछ ही बार बार बोलता रहता था। खैर, लाहौर तक जब पहुंचा तो तब मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ा सा जगा, उसने जल्दी से एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई और इसने अपने दो महत्वपूर्ण इसने गवर्नर्स को फ्रंट पे जाने के लिए बोला कि अपनी सेना लेके जाओ और उससे जो है युद्ध करो। तो उसमें से एक का नाम था सादत खां, जो कि अवध का गवर्नर था, इसका अवध का गवर्नर था। और एक का नाम था ये दक्कन यानी कि साउथ साइड का दक्कन का गवर्नर था, ठीक है, दक्कन इसके अंडर में था। तो इन दोनों को इसने भेज दिया नादिर शाह लोहा लेने के लिए। तो ये अपनी अपनी सेना लेके, अच्छा इन दोनों में नहीं बनती थी आपस में, ठीक है, ये दोनों अपने आप को ज़्यादा बेटर एक दूसरे से प्रूव करना चाहते थे ताकि इन्हें मुगल जो एम्पायर है उसमें इनको थोड़ा ऊंचा, एक दूसरे से ऊंचा ओहदा मिल सके, ठीक है। तो इनमें नहीं बनती थी, ये एक कारण बना। खैर आगे चल के देखते हैं कि इनकी जब वो दिन था 24 फरवरी 1739 का, इस दिन युद्ध हुआ, ठीक है। जगह का नाम था करनाल, आप जानते हैं। करनाल में लाहौर से होता हुआ ये जब करनाल पहुंचा नादिर शाह, तो इसका यहाँ पर मुगल सेना इंतजार कर रही थी, ठीक है। 30,000 के करीब सैनिक ये लेके आया था अपने साथ, बाकी कुछ सैनिक ये लेके आया था। तो लगभग 70-80 हज़ार के आसपास, लाख के आसपास हमारे पास इधर मुगलों की सेना थी और इधर नादिर शाह था। अब बात क्या है कि सादत खां, अब हुआ ये कि नादिर शाह ने देखा, जब इतनी सारी सेना देखी तो नादिर शाह ने जो सादत खां के बोगलों पे अटैक करवा दिया, जो इसका सामान था, जो इसका सारा आया था सामान। ऐसा करने के पीछे रीज़न था कि जो वो चाहता था वही हुआ। सादत खां ने जब देखा कि उसकी बोगलों पे अटैक हो रहा है, उसको लूटा जा रहा है, तो ये उधर की तरफ भाग गया, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, डिवर्जन की, इसको डिवाइड कर दिया, इसको अलग कर दिया। सादत खां जो है मुगलों से उसका संपर्क टूट गया। अब यहाँ पे बची ये सेना। तो इस इधर में आपके एक तो मुगल सेनापति थे, ये तो गवर्नर है ना, एक सेनापति थे जिसका नाम था, ये मुगल सेनापति थे, इनको गोली लग जाती है, इनको ये तो वहीं पे ढेर हो गए मुगल सेनापति, ठीक है। उसके बाद निजामुल मुल्क जैसे तैसे युद्ध करता रहता है, लेकिन इनके सामने क्या कहते हैं, नादिर शाह की जो है एक कह सकते हैं कि जो एक पराक्रम के सामने ये लोग नहीं टिक पाए, ठीक है। तो निजामुल मुल्क भी जो है यहाँ पर, सादत खां भी जो है जब इस गुस्से में यहाँ निकला था, तो ये सादत खां भी जो है यहाँ पर पकड़ा गया, सादत खां को जो है कैद कर लिया। उसके बाद निजामुल मुल्क भी जो है ये भी हार स्वीकार कर लेता है, मुगलों ने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली। अब होता क्या है कि इन सब पचड़ों के बाद कुल मिला के क्या होता है कि नादिर शाह जीत चुका है युद्ध, सिंपल से समझिए, नादिर शाह युद्ध जीत चुका है। 24 फरवरी का वो दिन था, नादिर शाह ने कुछ घंटों में ही अपनी बढ़त बना ली। अब मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह की तरफ से जो यहाँ पर इसके साथ बातचीत करने के लिए आता है, वो आता है वही निजामुल मुल्क, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आज़ाद किया गया, शहादत खां को इसको आज़ाद कर दिया,
ठीक है। फिर निजामुल मुल्क और बातचीत करने के लिए आता है, बोलता है देखो आपको बादशाह बोल रहे हैं कि आपको लाखों रुपए वो देने के लिए तैयार हैं, प्लस कई हाथी घोड़े, ठीक है, हीरे मोती जवाहरात सब आपको दे रहे हैं, आप चले जाइए, ये युद्ध आप जीत चुके हैं, लाखों रुपए, हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात सब कुछ आपको दे रहे हैं, सारे साजो सामान आपको देंगे, आप चले जाइए। नादिर शाह कहते हैं मान भी गया था इस बात के लिए, ठीक है। तो जब नादिर शाह ये बात मान गया, निजामुल मुल्क चला गया, तो सादत खां, ठीक है, सादत खां को एक चीज़ समझ में आई थी कि युद्ध भूमि में मोहम्मद शाह का सेनापति मारा गया था, युद्ध भूमि में मोहम्मद शाह का सेनापति मारा गया था। सेनापति को बोला जाता था मीर बख्शी। मैं बोल रहा हूँ आपको, मुगल सल्तनत में 3 पद बड़े महत्वपूर्ण होते थे। एक तो बादशाह का होता था सबसे ऊपर, उसके बाद वजीर का होता था, और एक मीर बख्शी का होता था। सारी पावर समझ लीजिए फिर मीर बख्शी के हाथ में होती थी। सादत खां के दिमाग में ये आया कि मीर बख्शी का पद उसको मिल सकता था, है ना, लेकिन जो यहाँ पे सुलह करा के गया है अब उसको मिलने के चांसेस हैं। तो सादत खां यही कह सकते हैं कि आपसी यही जो षड्यंत्र वगैरह थे, इसी चक्कर में मुगलों ने अपने आप को खुद ही लुटवा लिया। अब सादत खां क्या है कि चुपके से नादिर शाह के पास जाता है, उसको समझाता है, उसको बोलता है देखिए कि आपको जो है बादशाह मोहम्मद शाह जो है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब जो बातें ये जो है इन सब चीज़ों को हटाइए और आप दिल्ली चलिए, आप दिल्ली में जाके देखिए कितना पैसा है, ठीक है। और कहते हैं कि नादिर शाह सादत खां की बात पूरी तरीके से समझ गया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद तो इतिहास गवाह है। नादिर शाह दिल्ली जाता है, दिल्ली में उसने जाके सबसे पहले तो मोहम्मद शाह को अपने से मिलने के लिए बोला कि हमसे मिलने आइए। मोहम्मद शाह अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ मिलने के लिए आया, गया तो था मोहम्मद शाह लेकिन वापस नहीं लौट पाया, उसको एक हिसाब से कैद कर लिया, नज़रबंद कर लिया इसने नादिर शाह ने। और उसके बाद नादिर शाह ने जो है दिल्ली को खूब कत्लेआम मचाया, खूब लूटा, ठीक है। लाखों की संख्या में जब लोगों को मार रहा था तो आखिर में मोहम्मद शाह जो है एक हिसाब से घुटने टेक दिए उसने कि मत मारो, हमारे लोगों को मत मारो, आपको जो जितना पैसा लेके जाना है, जितना कुछ करके जाना है आप चले जाओ, लेके चले जाओ, लेकिन लोगों को मत मारो। जब लाखों की संख्या में नादिर शाह ने कत्लेआम मचाया दिल्ली में, तो ये सब सुनने के बाद नादिर शाह बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ, मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए। अब 100 करोड़ कहाँ से मिले, जो खजाना वगैरह था वो भी नादिर शाह पहले लूट चुका था। तो अब जब बात बोली थी मोहम्मद शाह ने कि आपको जो चाहिए आप लेके चले जाओ, बस यहाँ के लोगों को छोड़ दो, इस बात को जब वो मोहम्मद शाह खुद बोल चुका था, तो उसके बाद एक फिर से दिल्ली के लोगों को लूटा गया, दिल्ली लूटी और दिल्ली के लोगों को लूटा गया इस बार एक और बार फिर से। इस बार नादिर शाह के सैनिकों ने नहीं लूटा, इस बार मोहम्मद शाह के सैनिकों ने लूटा। मोहम्मद शाह ने अपने सैनिकों से अपने लोगों को खुद लुटवाया, वो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कि नादिर शाह यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो अपने लोगों को लूटने के बाद सारे पैसे लेने के इकट्ठे करने के बाद नादिर शाह को दे दिए मोहम्मद शाह ने, और नादिर शाह वो 100 करोड़ रुपये लेके चला गया। उस समय के हिसाब से बहुत पैसा था वो, और साथ में अपने साथ ले गया तख्त ए ताऊस लेके गया। अब ये तख्त ए ताऊस क्या होता है, इसको बोला जाता है मयूर सिंहासन। इसकी खासियत क्या कि सोने का बना था, पूरा सोने का बना था, और इसमें हीरे जवाहरात लगे थे, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण हीरा लगा था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा भी इसी में जड़ा हुआ था। तो इसको ले गया अपने साथ, जो मुगलों की आन बान शान हुआ करती थी, ठीक है। तो इसको जो तख्त ए ताऊस का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया उसी ने तख्त ए ताऊस बनाया था। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया है कि तख्त ए ताऊस या मयूर सिंहासन पे बैठने वाला आखिरी मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। सब कुछ लूट गया, ठीक है। मुगलों की इतनी पीढ़ियों से जो सारा पैसा जो जमा हुआ था खजाने में वो सारा लूट के, पीढ़ी दर पीढ़ियों का खजाना और ये तख्त ए ताऊस और सारा धन लूट के नादिर शाह दिल्ली से चला जाता है, भारत से चला जाता है। और मुगलों की पहले तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो वैसे ही डाउन चल रही थी, है ना, फैमिली में पारिवारिक स्थिति भी पूरी पतन की ओर थी, सब कुछ खराब चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन सब बुस था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो आर्थिक स्थिति का पतन जो हुआ, आर्थिक स्थिति इनकी फाइनेंस जो कंडीशन खराब हो गई इस वजह से हो गई, उसके बाद मुगल पूरी तरीके से लड़खड़ा गए। फिर तो मुगल हमें कहीं से उठते हुए दिखेंगे नहीं। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद अगला जो शासक बना, अगला जो बादशाह था वो बना अहमद शाह। और अहमद शाह से याद रखिए, अहमद शाह के समय पे अहमद शाह अब्दाली, नाम सुना होगा आपने, अहमद शाह अब्दाली, इसने अटैक किया था भारत पे, भारत पर आक्रमण किया। कब? 1748 में, ठीक है। एक युद्ध आपको पता होगा, पानीपत का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध,
पानीपत थर्ड जो वॉर हुई थी 1761 में हुई थी, किसके बीच? अब्दाली, इसी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, ठीक है, इन 1761 में हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण था। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की लड़ाई से पहले भारत पर 5 आक्रमण किए थे, ठीक है, और इस तरीके से वो भारत में आता था, लूटपाट मचाई, कई चीज़ें की। तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1748 में, और इस समय भारत का जो बादशाह था अहमद शाह था, ठीक है। और क्योंकि अयोग्य शासक था, किसी काम का था नहीं, तो यहाँ पर मंत्री वगैरह थोड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं। जो वजीर था इसका, वजीर ने इसे जेल में डाल दिया और जेल में इसकी हत्या कर दी, ठीक है, अहमद शाह को भी निपटा दिया। ये चीज़ हमें दिखती है मुगलों में। उसके बाद अहमद शाह के बाद जो अगला बादशाह बना वो बना आलमगीर सेकंड। अच्छा, आलमगीर सेकंड क्यों बोल रहे हैं इसको सेकंड? क्योंकि फर्स्ट का जो नाम है, फर्स्ट ये रहा औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठा था, ठीक है, औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट के नाम से गद्दी पे बैठा था, और आलमगीर के नाम से बैठा था, फर्स्ट हमने लगा दिया। फिर ये जो दूसरा आलमगीर आया तो हमने इसे सेकंड बोल दिया, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड ये हम लोगों ने खुद पढ़ने वालों ने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए लगाए हैं। ये लोग अपने नाम के आगे प्रथम या द्वितीय नहीं लगाते थे। तो इसके टाइम पीरियड की जो घटना थी महत्वपूर्ण, वो ये थी कि अब्दाली ने इसके टाइम पीरियड में दिल्ली पे अटैक किया। तो कहते हैं अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किसके समय किया था? अहमद शाह के समय में। और दिल्ली पर अटैक पहली बार किसके समय में किया था? आलमगीर सेकंड के समय में किया था अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने। कहाँ का? ये अफगानिस्तान का शासक था, अफगान का शासक था, ठीक है। चलो, आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में एक ये हुआ। एक और चीज़ घटी थी कि इसके टाइम पीरियड में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी, इसके टाइम पीरियड में हुई थी। तो इसी से याद आया, मैंने आप लोगों को ये टाइम पीरियड नहीं लिखा है। ये 1719 से 1748 तक शासक रहा मोहम्मद शाह रंगीला। फिर अहमद शाह 1748 से 1754 तक बादशाह बना रहा, और फिर आलमगीर 1754 से 58 तक 4 साल तक ये भी बादशाह रहा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आलमगीर सेकंड के बाद ये 58 से 59 तक रहा, ठीक है। फिर 59 से और 1806 तक आपका शाह आलम सेकंड रहा, और फिर 1806 से 37 तक 1837 तक रहा, और 1837 से 1857 तक 1857 की क्रांति के दौरान ही बहादुर शाह सेकंड को जो है मुग़ल सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, ये हुआ। तो ये मैंने आपको टाइम पीरियड लिखा दिया डायरेक्ट। तो आलमगीर सेकंड के टाइम पीरियड में यही एक महत्वपूर्ण घटना है, 1757 की प्लासी की लड़ाई इसके टाइम पीरियड में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद शाहजहाँ थर्ड जो है अगला शासक बना। ये हमने, अच्छा इसमें से ये देखिए शाहजहाँ थर्ड हम इसको बोल रहे हैं। तो शाहजहाँ फर्स्ट तो वही था जिसने ताजमहल बनाया था, जिसकी बेगम मुमताज़ थी वगैरह, ठीक है, जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। शाहजहाँ सेकंड की उपाधि धारण की थी रफ़ी उद दौला ने। ये शाहजहाँ सेकंड के नाम से गद्दी पे बैठा था, तो ये शाहजहाँ थर्ड आ गया। 1 साल का शासनकाल है, मामूली सा, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा थी, आपको पता है, ठीक है। तो उसके बाद शाह आलम सेकंड शासक बना, और शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में ही सारे मुगलों के ऊपर जो कंट्रोल स्थापित हुआ अंग्रेजों को, शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में हुआ था। ऐसी क्या घटनाएं हुई उसको देखते हैं जरा। देखिए क्या हुआ था, तो देखते हैं शाह आलम सेकंड को 1759 से और 1806 तक, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है इसके टाइम पीरियड में, बहुत अजीब सी घटना हुई। देखो जैसे ही ये बादशाह बना, ये 12 साल तक तो पहले दिल्ली ही नहीं गया, ठीक है, बंगाल बिहार वाली साइड पे रहा, और ये 12 साल तक दिल्ली नहीं गया, गद्दी पे बैठा ही नहीं है ना। बादशाह बन गया, राज्याभिषेक हो गया, लेकिन 12 साल तक ये दिल्ली में ही नहीं गया। क्योंकि इससे पहले कि अगर हम देखें तो जहादर शाह को भी हत्या करवाई गई थी, फ़र्रुखसियार की हत्या करवाई गई थी। ये दोनों तो जल्दी जल्दी मर गए थे अपनी बीमारी से, ठीक है। मोहम्मद शाह तो नहीं, फिर अहमद शाह की भी जो है वज़ीर ने हत्या कर दी थी। आलमगीर के टाइम पीरियड में भी हुआ, और शाहजहाँ ये तो खैर उम्र की वजह से मरा था, पर हमें यहाँ पे जो ज़्यादातर दिखता है, यहाँ पर दिखता है कि किसी न किसी षड्यंत्र के जरिए मुग़ल बादशाहों की हत्या होती रही। तो शाह आलम सेकंड जो था वो इसी वजह से गद्दी पे नहीं बैठा कि उसकी जान को खतरा है दिल्ली में, ठीक है, कोई ना कोई उसको मार के और गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस वजह से 12 साल तक तो ये दिल्ली ही नहीं गया। फिर उसके बाद 1772 में मराठों की सहायता से
मराठों के साथ मिलकर और मराठों की सहायता से ये फिर दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये बड़ी एक अजीब सी और फनी एक इंटरेस्टिंग सी बात थी। खैर, शाह आलम सेकंड के टाइम पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जैसे कि पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत थर्ड का, इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, ठीक है, पानीपत नाम से। ठीक है, तो पानीपत थर्ड हुआ था 1761 में। एक और बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई 1764 में। ये भी इसी के टाइम पीरियड में हुई थी, बल्कि बक्सर में इसने खुद भी भाग लिया था। बक्सर में ये लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ा था। तो अब अंग्रेजों की टक्कर हुई है पहली बार। हालांकि अंग्रेजों से इसकी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, अंग्रेजों का पंगा था वो बंगाल में था। तो बंगाल का जो व्यक्ति था उसका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जो था वो उसने एक गुट तैयार किया। ठीक है, उसने बादशाह शाह आलम को समझाया, बताया कि देखो अंग्रेजों ने कैसे कब्जा कर दिया भारत पे, बुरा हाल है यार, आप पर भी कभी ये कर सकते हैं, अधिकार कर सकते हैं, तो मिलके इनको एक बार इनको हरा देते हैं, इनको मिलके। तो मीर कासिम ने अपना जो गुट बनाया था, एक तो बादशाह को उसने अपने साथ मिलाया और एक अवध का नवाब था, उसका नाम था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई की और बदकिस्मती से 3 होने के बावजूद तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया अत्याधुनिक हथियारों के साथ। तो जब ये हार गए तो हमें औरों की हार से फिलहाल लेना देना नहीं, अभी उनको हम बाद में पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध को स्पेशली पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल हम देखते हैं कि क्योंकि ये हार गए, शाह आलम हार गया, तो अब शाह आलम को जो है संधि करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ, ट्रीटी करनी पड़ी। और उसके ट्रीटी में क्या हुआ कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों जगहों के जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को देने पड़े। शाह आलम सेकंड को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेजों को दे। दीवानी अधिकार यानी कि दीवान जो होता था, दीवान क्या करता था, फाइनेंस मिनिस्टर समझ लीजिए आप, कि टैक्स कलेक्ट करने का काम, सारा कुछ जो वहाँ से पैसा लेना, टैक्स इकट्ठे करना, पूरा पैसों का जो सारा ब्यौरा रहेगा वो अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। और ये बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, अब उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और यहीं से हमें दिख रहा है कि अंग्रेजों ने इनको झुका दिया, पर अभी भी वो बात नहीं बनी थी। अभी देखो इसके बाद क्या होता है। शाह आलम के सेकंड के इन सब जो कारनामे थे, ये सब चीज़ें थी, इसकी अयोग्यता थी कई जगहों पे हमने देखी। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर क्या करता है, शाह आलम की आंखें फुड़वा देता है। वैसे तो हत्या का प्रयास था, पर आंखें फुड़वा दी। ठीक है, आंखें फुड़वा दी गुलाम कादिर ने। ये घटना है 1788 की। तो अब अंग्रेज थोड़ा सा समझदार थे, अंग्रेजों को पता था कि कहाँ पे किसका साथ देना है, किसके लिए क्या करना है। अंग्रेजों ने पहले तो इसको निपटवा दिया, गुलाम कादिर को जो है इसको मरवा दिया। ठीक है, और फिर शाह आलम को फिर से गद्दी पे बिठवा दिया 1788 में ही, मतलब उसको गद्दी पे प्रॉपर बिठाए रखा कि आप ही शासन कीजिए। तो अंधे शासक के रूप में 1806 तक शाह आलम ने फिर शासन किया। बड़ा अजीब सा दृश्य है कि बादशाह जो है अंधा है और उसके बाद इतने सालों तक उसने शासन किया, केवल किस कारण से, अंग्रेजों की वजह से। तो अंग्रेज यहाँ पर जो है अब किंग मेकर बन रहे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर पूरी तरह से हस्तक्षेप कर दिया। कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली पे जब अधिकार किया, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर या मुगलों की राजधानी पर या मुगलों पर या दिल्ली पर अधिकार किस बादशाह के टाइम पीरियड में किया था, शाह आलम सेकंड के टाइम पर। संयोग ऐसी बने, गुलाम कादिर ने आगे फुड़वा दी, अब तो किसी काम का रहा नहीं, तो अंग्रेजों ने इसे महसूस कराया कि नहीं आप बिल्कुल काम के हैं बस। और यहीं से शाह आलम पूरी तरीके से अंग्रेजों के अंडर में हो गया। ठीक है, क्योंकि अंधा होने के बावजूद अंग्रेजों ने इसे 1806 तक शासक बने रहने दिया। ठीक है, उसके बाद शाह आलम के बाद अंग्रेजों ने खुद से, शाह आलम की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके बेटे अकबर सेकंड को खुद से राजा बनाया। यानी कि अब अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बनने वाला जो पहला व्यक्ति है वो अकबर सेकंड है। मतलब जिसे जो खुद राजा नहीं बन रहा है, अकबर को चूज कर रहे हैं अंग्रेज कि आप आओ और बादशाह बन जाओ। यानी कि अब अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे हैं मुगलों की सत्ता को। तो इसके बाद अकबर जो है अगला शासक हुआ। अकबर सेकंड के टाइम पीरियड की कुछ घटना यह है कि अकबर को जो है जब राजा बनाया था तो वो पेंशन के बदले बनाया था, आप पेंशन लेते रहिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फाइनेंस हो गया, सब कुछ हम देख लेंगे। अंग्रेजों ने ये कर दिया था। ठीक है, तो पहली बात तो है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला बादशाह था। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक था।
अंग्रेजों ने बनाया जिसको, ठीक है, पहली बात। दूसरा कि इसने राजा राम मोहन राय को, ये नाम तो आपको पता ही होगा, धर्म सुधार आंदोलन किए थे। राजा राम मोहन राय को इन्होंने अकबर सेकंड ने इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, ठीक है। यहाँ के अंग्रेजों से तो नहीं बोला, डायरेक्ट इंग्लैंड भेजा कि जाओ और मेरी बात करके आओ और मेरी पेंशन बढ़वाओ, ठीक है, इंग्लैंड भेजा था। हालांकि राजा राम मोहन राय वहाँ गए तो थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए इस काम में, पेंशन नहीं बढ़वा पाए, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है अकबर सेकंड की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि राजा राम मोहन राय का नाम जो असली था वो राम मोहन राय था। राजा की उपाधि इनको अकबर ने ही दी थी, इसी ने दी थी। अकबर सेकंड ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, इस बात का ध्यान रखना। काम करवाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। अकबर सेकंड के बाद अकबर सेकंड के टाइम पीरियड की एक और महत्वपूर्ण घटना कि 1735 में, नोट करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुगल सिक्के, मुगलों की अपनी करेंसी चलती थी जो इतने सालों से चलती आ रही थी, कहीं से बाबर के टाइम पीरियड से जो चल रहा था, मुगलों के सिक्के, इनका प्रचलन समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, या मुगलिया सिक्कों का प्रचलन समाप्त हो गया, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में होता? अकबर सेकंड के टाइम पीरियड में। मैंने बताया कि पहला राजा था जिसको अंग्रेजों ने खुद से शासक बनाया मुगलों का, ठीक है। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, और राजा की उपाधि राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने ही दी थी। और 1735 में इसी के टाइम पीरियड में मुगलों के सिक्के चलने बंद हो गए, ठीक है, इनकी करेंसी। और करेंसी बंद होने का मतलब सीधा सीधा होता है कि अब इनकी सत्ता कुछ भी नहीं रही। ऐसा बोला जाता है, अकबर सेकंड के टाइम पीरियड में बोला जाता है कि इसका अकबर की जो बादशाहत, यानी कि जहाँ तक के एरिया तक ये बादशाह थे, ये केवल दिल्ली के लाल किले तक रह गई थी, बस लाल किले तक रह गई थी, बस दिल्ली के लाल किले तक इनकी बादशाह थी, बस इससे बाहर नहीं थी। इससे बाहर सब अंग्रेजों ने अपने अंडर में कर लिया था। ये अकबर सेकंड टाइम पीरियड की बात है। और एक और यहीं पर देख लेते हैं हल्का सा, बहादुर शाह सेकंड, जिसका एक उपनाम बोला जाता है जफर। भाई नज्म लिखने का, शेर व शायरी लिखने का बड़ा शौक था, है ना। तो बहादुर शाह सेकंड, जो बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि अंतिम शासक था मुगलों का, या अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में 1857 की क्रांति हुई थी। इसने दिल्ली से मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित कर दिया 1857 की क्रांति में। और जाहिर सी बात है 1857 की क्रांति विफल रही थी, अंग्रेज इसे दबाने में सफल रहे। तो 1857 में जब हार गए तो बहादुर शाह जफर को पकड़ के पहले तो इसके दोनों बेटों की हत्या कर दी गई, है ना। और उसके बाद इसी के सामने इसके बेटों को मारा गया। बड़े दर्दनाक दृश्य था, ठीक है। और बहादुर शाह जफर रहम की भीख मांग रहा है, पैर पड़ रहा है अंग्रेजों के कि उनके बेटों को छोड़ दिया जाए। पर अंग्रेजों ने तो मुगलों को पूरा समूल नष्ट करना था ताकि इसके बाद अब कोई उठ ना सके। तो बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या कर दिया, रंगून भेज दिया, और रंगून में पेंशन भोगी बना दिया इनको, बस पेंशन के दम पे। वो भी कोई इतनी खास पेंशन नहीं थी, पेंशन देके रंगून भेज दिया। पेंशन पे वो जीते रहे, कुछ समय तक जिए, बस उसके बाद जो है इनकी वहीं पर डेथ हो गई। रंगून में इनकी कुछ समय बाद डेथ हो गई। तो ये थे बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने मुग़ल बादशाह से लेके और एक बहुत ही एक असाधारण इंसान वाला जीवन भी जिया, ठीक है। मुग़लों का पतन इन्होंने अपनी आंखों से जिन्होंने देखा, ठीक है, जिन्होंने खुद उसको महसूस किया। तो ये था मुग़लों का पतन। मुग़लों के पतन के टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कई जगह पे टॉपिक बहुत ऊंच नीच हुई होगी, इसमें कई जगह इतना गहराई से बताने की कोशिश की होगी कि हो सकता है वहाँ पर आपको थोड़ा समझ में ना आया हो। तो उसके लिए दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि आप या तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उस वीडियो को, उस पॉइंट को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपने प्रश्न, अपने डाउट्स, अपने संदेह हमसे पूछिए। आपको निश्चित उसका जो है हल दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कोई क्यूरियस क्वेश्चन आता है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक बात और बतानी थी कि जैसे हम वीडियोज़ में आप लोग देखते होंगे अक्सर ही कि वीडियोज़ हमारी जो बनती है वो 1 से 1.5 घंटे की बनती है। आप तक वो 50-60 मिनट तक की वीडियो ही पहुँचती है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये है कि हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को या कुछ ऐसी सिस्टम को हटा, जैसे बोर्ड वाइप करते टाइम, बोर्ड साफ़ करते टाइम हम लोग उस सीन को काट देते हैं। ऐसे करके हमारी वीडियो शॉर्ट हो जाती है। आपको बताने का एक मुख्य कारण ये है कि कई जगह में हम कुछ पॉइंट्स को काट देते हैं जो हमें लगता है कि एक्स्ट्रा है और आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, तो वहाँ पर हम उनको उस चीज़ को एडिट करके काट देते हैं, ठीक है। तो उससे बीच में जो आपका कनेक्शन टूटता होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये कुछ चीज़ें भी हमारे यहाँ चलती है, ठीक है। तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे की बनती है, पर आप तक 1 घंटे या 50 मिनट तक की वीडियो पहुँचती है। इसका कारण मैंने आपको बताया।
ठीक है, तो वो सब हो चुका है। खैर आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।